अध्याय 41। जयंत ने गुर्राया, क्या तुम्हें कोई पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? मैं उसके करीब कदम बढ़ा, मेरी आवाज स्थिर थी। मैं ठीक ठीक जानता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो, और मुझे अब परवाह नहीं है। मेरे अवज्ञा पर जयंत की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। तुम कुछ भी नहीं हो कुमार, कुछ भी नहीं। शायद। मैंने सिर हिलाया, लेकिन अभी मैं वह कुछ भी नहीं हूँ जो ये करने वाला है। मेरा हाथ एक धुंधला में चला गया। जयंत के गाल के खिलाफ मेरी हथेली की खटखटाना अचानक शांत कमरे के माध्यम से गूंज गया। मेरे थप्पड़ के बल से उसका सिर एक तरफ स्नैप हो गया और वह पीछे लड़खड़ाया, स्तब्ध। ये थप्पड़ रोहन वर्मा की ओर से है, मैंने हर किसी को सुनने के लिए काफी जोर से घोषित किया। सेराफिना का गिलास उसकी उंगलियों से फिसल गया, संगमरमर के फर्श पर बिखर गया। गिदोन का मुंह सदमे में खुला हुआ था। पूरा कमरा अविश्वास में जम गया क्योंकि जयंत हुड्डा कमरे में सबसे शक्तिशाली पुरुषों में से एक अपने लाल होते हुए गाल पर एक कांपता हुआ हाथ उठाया। तुम, जयंत मुश्किल से अपने क्रोध के माध्यम से शब्द बना सकता था। तुमने अभी अभी अपनी मौत का वारंट हस्ताक्षरित किया कुमार। मैं अपनी जमीन पर खड़ा रहा, जो मैंने अभी किया था उसके बावजूद अजीब तरह से शांत महसूस कर रहा था। मेरी छाती के खिलाफ जैद लटकन पहले से कहीं अधिक गर्म महसूस हुआ, लगभग ऊर्जा के साथ धड़कता हुआ। शायद मैंने समान रूप से जवाब दिया, लेकिन कम से कम मैं ये जानते हुए मरूंगा कि मैं कुछ के लिए खड़ा था। जयंत की आंखें खतरनाक चीरों तक सक्रिय हो गईं क्योंकि उसने अपनी मुद्रा को सीधा किया। गार्ड, उसने बेलन किया, उसे पकड़ो। काले सूट में कई हटे कट्टे आदमी भीड़ के माध्यम से मेरी ओर बढ़ने लगे। गार्ड भीड़ के माध्यम से धकेल दिया, उनके चेहरे भयानक दृढ़ संकल्प के साथ सेट थे। जयंत अपने हाथ को अभी भी अपने लाल होते हुए गाल के खिलाफ दबाए हुए था, उसकी आंखें नफरत के साथ जल रही थीं क्योंकि उसने उन्हें मेरे पास आते देखा। उसकी बाहें तोड़ो, जयंत ने गुर्राया। फिर उसे बाहर घसीटो जैसे वह कचरा है। मैं आश्चर्यजनक रूप से शांत महसूस कर रहा था क्योंकि पहले गार्ड ने मेरे लिए पहुंचा। समय धीमा होता हुआ प्रतीत होता था क्योंकि मैंने उसकी पकड़ को छोड़ दिया, उसकी गति का उसके खिलाफ उपयोग करते हुए। न्यूनतम प्रयास के साथ मैंने उसके आवेश को पुनर्निर्देशित किया, उसे एक और आ रहे गार्ड में लड़खड़ाते हुए भेज दिया। जयंत का चेहरा क्रोध के साथ मुड़ गया। तुम मूर्ख क्या कर रहे हो? वह सिर्फ एक दयनीय साथ रहने वाला दामाद है। उसे नीचे ले जाओ। दो और गार्ड ने एक साथ मुझ पर जल्दी की। मैंने पहले पंच के नीचे बतक गया, हवा को मेरे सिर के ऊपर सीटी बजाते हुए महसूस किया। मेरी शर्ट के नीचे जैद लटकन मेरी त्वचा के खिलाफ गर्म जला, मेरे पूरे शरीर के माध्यम से ऊर्जा को चैनलिंग करता था। मैंने एक खुले हथेली के साथ एक गार्ड को छाती पर मारा, उसे शैंपेन चश्मा की एक मेज में पीछे उड़ाते हुए जो फर्श पर टकरा गया। आश्चर्य बॉल रूम भर में फट गया। सेराफिना का मुंह खुला हुआ था, उसकी पिछली आत्मसंतुष्टता को पूरी तरह से अविश्वास के साथ बदल दिया गया था। असंभव, मैंने उसे गिदोन से फुसफुसाते हुए सुना, जिसका अपना चेहरा रंग से सूख गया था। शेष गार्ड झिझक गए, अचानक अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में अनिश्चित। जयंत का चेहरा और लाल हो गया, उसके मंदिरों में नसें बढ़ गईं। क्या तुम सब बेकार हो? उसने चिल्लाया। मैं उसे खुद संभाल लूंगा। जयंत आगे बढ़ा, अपनी महंगी आस्तीन को रोल करते हुए। तुम जानते हो कुमार, मैंने एल्डोरिया युद्ध क्षेत्र में 2 साल प्रशिक्षण लिया। मुझे तुम्हें दिखाने दो कि वास्तविक युद्ध कैसा दिखता है। उसने आश्चर्यजनक गति के साथ मुझ पर खुद को लॉन्च किया, उसकी मुट्ठी सीधे मेरे चेहरे पर लक्षित थी। 6 महीने पहले मैं इस तरह के हमले के खिलाफ असहाय होता, लेकिन अब मेरे हाल ही में हासिल किए गए तीसरे स्तर प्राण शुद्धिकरण उन्नयन के साथ उसके आंदोलन लगभग हंसने योग्य रूप से धीमे लग रहे थे। मैंने उसकी मुट्ठी को मध्य प्रहार पर पकड़ लिया। प्रभाव ने एक छोटा सदमा लहर बनाया जो आसपास की हवा के माध्यम से लहरदार हुआ। जयंत की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं क्योंकि मैंने धीरे धीरे अपनी पकड़ को कस लिया, उसे एक घुटने तक मजबूर कर दिया। कैसे? उसने फुसफुसाया, उसके लक्षणों पर दर्द खुदा हुआ था। ये संभव नहीं है, तुम्हें रोहन को अकेला छोड़ देना चाहिए था, मैंने चुपचाप कहा, उसके पकड़े हुए हाथ पर अधिक दबाव डालते हुए। तुम्हें मुझे अकेला छोड़ देना चाहिए था। जयंत का चेहरा दर्द के साथ विकृत हो गया। क्या तुम जानते हो कि मेरा पिता कौन है? वह तुम्हें इसके लिए नष्ट कर देगा। मुझे अब परवाह नहीं है जयंत। मैंने अपनी बांह को थोड़ा मोड़ दिया, जिससे वह चिल्लाया। मैंने तुम्हारे जैसे लोगों को क्या लगता है इसकी परवाह में बहुत लंबा समय बिताया है। भीड़ स्तब्ध चुप्पी में देखा क्योंकि जयंत हुड्डा साम्राज्य का उत्तराधिकारी, प्रशिक्षित लड़ाकू और सामाजिक अभिजात मेरे सामने घुटने टेका, दर्द और अपमान के साथ कांप रहा था। मैं अब तुम्हारी बांह तोड़ने जा रहा हूं, मैंने उसे शांति से सूचित किया। इसे विनम्रता में एक सबक मानो। रुको, एक तेज आवाज ने तनाव के माध्यम से काट दिया। एक सफेद बालों वाला युवा आदमी भीड़ के माध्यम से धकेल दिया। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया, जयंत का व्यक्तिगत रक्षक, प्राण शुद्धिकरण चरण के शिखर पर होने की अफवाह। उसे छोड़ दो, रक्षक ने मांग की, उसका हाथ पहले से ही एक हड़ताल के लिए स्थित था। या मैं तुम्हें पछतावा करूंगा। मैं थोड़ा मुस्कुराया।
तुम कोशिश करने के लिए स्वागत हो। वह प्रभावशाली गति के साथ चला गया, आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ युक्त एक हथेली की हड़ताल शुरू की। 6 महीने के गहन प्रशिक्षण ने मेरी सहज प्रवृत्तियों को तेज कर दिया था। मैंने जयंत को छोड़ दिया, जो फर्श पर ढह गया, फुसफुसाते हुए, और अपने खुद के हथेली के साथ रक्षक के हमले से मिला। हमारे हाथ एक गर्जनापूर्ण खटखटाना के साथ टकरा गए। रक्षक की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ कोई साधारण प्रतिद्वंद्वी नहीं था। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा मेरी के साथ टकरा गई, हमारे बीच हवा में दृश्यमान लहरें बनाईं। तीसरा स्तर प्राण शुद्धिकरण। उसने अविश्वास में बुदबुदाया, तुमने कब? मैंने उसे खत्म करने के लिए समय नहीं दिया। मैंने आगे धकेल दिया, एक तकनीक में मेरी हथेली के माध्यम से ऊर्जा को चैनलिंग करते हुए, जिसका मैंने गुप्त रूप से अनगिनत बार अभ्यास किया था। रक्षक पीछे लड़खड़ाया, मेरा हमला उसके बचाव को तोड़ने के तहत रह रहा था। असंभव, उसने फुसफुसाया, क्योंकि मैंने सटीक हमलों की एक श्रृंखला के साथ अनुसरण किया, उसके मेरिडियन बिंदुओं को लक्ष्य करते हुए। एक अंतिम चाल के साथ मैंने उसकी दोनों कलाइयों को पकड़ लिया और कुचलने वाला दबाव लागू किया। टूटी हुई हड्डियों की बीमार खटखटाना शांत बॉल रूम के माध्यम से गूंज गई। सफेद बालों वाला रक्षक चिल्लाया, उसके हाथ लंबे रूप से लटकते हुए थे क्योंकि वह पीछे लड़खड़ाया। दोनों कलाइयां टूटी हुई हैं, मैंने निष्पक्ष रूप से घोषित किया। तुम्हें कम से कम 3 महीने के उपचार की आवश्यकता होगी, इससे पहले कि तुम उनके माध्यम से फिर से ऊर्जा को चैनल कर सको। रोहन पक्ष में खड़ा था, उसकी आंखें आश्चर्य के साथ चौड़ी थीं। राहुल, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैंने उसे जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैं जयंत की ओर वापस मुड़ गया, जो अपने हाथों और घुटनों पर दूर रेंगने की कोशिश कर रहा था। कृपया, जयंत ने फुसफुसाया जैसे ही मैं पास आया। मुझे खेद है, मेरा मतलब नहीं था। मैंने उसे कॉलर से पकड़ लिया और उसे अपने पैरों पर खींच लिया। माफी के लिए बहुत देर हो चुकी है। मेरा पिता तुम्हें इसके लिए मार देगा। जयंत की आवाज डर और हताशा के साथ क्रैक हुई। खुदा परिवार तुम्हारा शिकार करेगा। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। अपने पिता को ठीक ठीक बताओ कि यहाँ क्या हुआ। उसे बताओ कि मैंने तुम्हारी बांह तोड़ दी क्योंकि तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते थे। गणना की गई सटीकता के साथ मैंने जयंत के बांह पर अपना पैर रखा और दबाया जब तक कि मैंने हड्डी को स्नैप करते हुए नहीं सुना। उसकी चीख ने बॉल रूम को वेधा, जिससे कई मेहमानों को पीछे हटने और दूर देखने का कारण बना। मैंने उसे छोड़ दिया और वह फर्श पर ढह गया, अपनी टूटी हुई बांह को अपनी छाती से पकड़े हुए, सिसकते और फुसफुसाते हुए। इस दर्द को याद रखो, जयंत, मैंने चुपचाप कहा। अगली बार जब तुम अपने मनोरंजन के लिए किसी को अपमानित करने का फैसला करो तो इसे याद रखो। मैं जाने के लिए मुड़ गया, भीड़ मेरे सामने पानी की तरह अलग हो गई। किसी ने भी मेरी आंखों से मिलने का साहस नहीं किया। मेरे पीछे जयंत की आतंकित चीखें फिर से चीखों में बदल गईं। तुम मर चुके हो कुमार, मर चुके हो। मेरा पिता हर उस चीज को नष्ट कर देगा जिसकी तुम परवाह करते हो। तुम मुझे सुनते हो, हर चीज। उसके लगातार खतरों ने मुझे मेरे पटरियों में रोक दिया। मैं धीरे धीरे मुड़ गया, जयंत के सिकुड़े हुए रूप में वापस चला गया और उसे नीचे देखा। अभी भी मुझे धमकी दे रहे हो? मैंने धीरे से पूछा। जयंत की आंखें नए आतंक के साथ चौड़ी हो गईं। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, मेरा हाथ एक असभ्य थप्पड़ में बाहर निकल गया जो उसके जबड़े से जुड़ा। खटखटाना बॉल रूम के माध्यम से गूंज गया, जिसके तुरंत बाद जयंत की गार्गल चीख हुई क्योंकि उसका जबड़ा एक अनैच्छिक कोण पर लटका हुआ था। अब तुम बोल नहीं सकते, मैंने बस कहा। जैसे ही मैं चला गया, मैं सेराफिना और गिदोन के पास गया। सेराफिना का चेहरा राख जैसा हो गया था, उसकी पिछली आत्मसंतुष्टता पूरी तरह से मिटा दी गई थी। गिदोन ऐसा लग रहा था जैसे वह बीमार हो सकता है, उसकी आंखें मेरे और जयंत के टूटे हुए रूप के बीच चमक रही थीं। तुम मुझे गिरते हुए देखना चाहते थे, मैंने उन्हें चुपचाप कहा जैसे ही मैं पास हुआ। लेकिन मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। मैं पीछे मुड़े बिना बॉल रूम छोड़ गया। जयंत के दबे हुए करोड़ों और भीड़ की स्तब्ध चुप्पी ने मुझे रात में बाहर तक पीछा किया। मेरी छाती के खिलाफ जैद लटकन ठंडा हो गया था, इसकी ऊर्जा अब के लिए खर्च हो गई थी। लेकिन मुझे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी, खुदा परिवार इसे अनुतरित नहीं जाने देगा। और मेरे जीवन में पहली बार मैं जो कुछ भी अगला आया उसके लिए तैयार था। मैं रोहन को पीछे पीछे आते हुए बॉल रूम से बाहर निकल गया। मेरा दिमाग अभी भी मेरे द्वारा बनाए गए दृश्य को दोहरा रहा था। मेरे शरीर के खिलाफ रात की हवा शांत महसूस हुई, उस संघर्ष की गर्मी के विपरीत जो कुछ क्षण पहले मुझे खा गया था। वह अप्रत्याशित था, रोहन ने कहा, उसकी आवाज उसके आश्चर्य को धोखा दे रही थी। तुम बदल गए हो राहुल। मैंने थोड़ा सिर हिलाया। मुझे लगता है कि मैं बदल गया हूँ। जब हम शर्मा विला से दूर जाने वाले बगीचे के रास्ते से चले तो मैं उस आध्यात्मिक प्राण की सराहना करने में मदद नहीं कर सका जो मैदानों को व्याप्त करता हुआ प्रतीत होता था। सब कुछ के बावजूद जो यहाँ हुआ था, विला साधना के लिए एक असाधारण जगह पर स्थित था। यहाँ की नाड़ियाँ काफी मजबूत हैं, मैंने चुपचाप देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि शर्मा परिवार अंबरनगर में अपनी स्थिति को पीढ़ियों से बनाए रखने में कामयाब रहा है। रोहन ने एक भान उठाए।
तुम अब उसे महसूस कर सकते हो। मैं कई चीजें महसूस कर सकता हूँ जो मैं पहले नहीं कर सकता था, मैंने बस जवाब दिया। राहुल, रोहन की आवाज गंभीर हो गई। हुडा शर्माओं की तरह नहीं है। वे वेरिडिया शहर में सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक हैं। सत्येंद्र हुडा के हर जगह संबंध हैं और वह अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते हैं। मैं मुस्कुराने में मदद नहीं कर सका। 6 महीने पहले वह चेतावनी मुझे भयभीत कर देती। अब यह शायद ही एक चिंता के रूप में पंजीकृत हुई। उन्हें आने दो, रोहन ने सिर हिलाया। तुम उस तूफान को नहीं समझते हो जिसे तुमने अभी अभी आमंत्रित किया है। शायद नहीं, मैंने स्वीकार किया, लेकिन मैं समझता हूं कि मैं डर में रहने से थक गया हूं। जैसे ही हम गेट पर अलग हुए, रोहन ने मुझे एक आखिरी चिंतित नजर दी। सावधान रहना, राहुल। सच्ची ताकत सिर्फ शक्ति के बारे में नहीं है, ये जानने के बारे में है कि इसे कब चलाना है। मैंने स्वीकृति में सिर हिलाया, लेकिन मेरा दिमाग पहले से ही कहीं और था। साधना में मेरे अगले कदमों पर केंद्रित था। टकराव ने मेरी कुछ ऊर्जा को खत्म कर दिया था और मुझे इसे जल्द ही फिर से भरना था। शर्मा विला के अंदर वापस अराजकता राज करती थी। जयंत फर्श पर लेटा हुआ था, दर्द में मंथन कर रहा था। उसकी बांह एक अनैच्छिक कोण पर झुकी हुई थी और उसका जबड़ा दृश्यमान रूप से विस्थापित था। चिकित्सा कर्मचारियों को तुरंत बुलाया गया था और उन्होंने उसे स्थिर करने के लिए पागलों की तरह काम किया। उसे तुरंत एक अस्पताल में परिवहन करने की आवश्यकता है, एक चिकित्सक ने घोषित किया। उसका चेहरा भयानक था। बांह पूरी तरह से बिखर गई है, ये कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती है। सेराफिना शर्मा पास में खड़ी थी, उसका चेहरा सदमे से पीला था। ये कैसे हो सकता है? राहुल ऐसा कैसे कर सकता है? गिदोन ने अपनी पत्नी के कंधे पर एक आरामदायक हाथ रखा, हालांकि उसकी खुद की अभिव्यक्ति परेशान थी। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पूर्व दामाद में हमारी अनुमान से कहीं अधिक है। सफेद बालों वाला रक्षक पास में बैठा था, उसकी टूटी हुई कलाइयों को एक और चिकित्सक द्वारा स्प्लिंट किया जा रहा था। उसकी आंखें अपमान और क्रोध के साथ जल रही थीं। वह प्राण शुद्धिकरण के तीसरे स्तर पर है, संभवतः चौथे के करीब भी। उसकी तकनीक, ये शौकिया नहीं थी, उसे प्रशिक्षित किया गया है। ये खबर बॉल रूम के माध्यम से जंगल की आग की तरह फैल गई। मेहमानों ने एक दूसरे से तत्काल फुसफुसाया। एक बार तिरस्कृत साथ रहने वाला दामाद अस्पष्टनीय शक्ति के साथ लौट आया था, बिना किसी झिझक के वेरिडिया शहर के एक अभिजात उत्तराधिकारी को अपंग कर दिया था। सत्येंद्र हुडा इसे खड़े नहीं होने देंगे, किसी ने फुसफुसाया। इसके लिए खून होगा। सुबह तक टकराव का वीडियो अंबरनगर और वेरिडिया शहर के ऊपरी सर्किलों में फैल गया था। वेरिडिया शहर के स्काईलाइन को देखते हुए एक शानदार हाई राइज कार्यालय में ईशा अग्रवाल ने अपनी टैबलेट पर फुटेज देखा। उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तनीय थी। सुश्री अग्रवाल, उसकी सचिव ने परेशान किया। ये चिंतित है। भविष्यवाणी से युवा व्यक्ति ने जयंत हुडा को अभी अभी अपंग कर दिया है। हुडा प्रतिशोध की मांग करेंगे और वे हम पर देख सकते हैं, उससे हमारे संबंध को देखते हुए। ईशा ने अपनी टैबलेट को नीचे रखा, उसकी आंखें विचारशील थीं। क्या तुमने उसकी आंखों पर ध्यान दिया, हेमा? उसकी आंखें? हेमा प्रश्न से उलझन में लग रही थी। हाँ, फिर से देखो। ईशा ने वीडियो को फिर से चलाया, मेरे चेहरे के एक स्पष्ट शॉट पर रोकते हुए। वहां कोई डर नहीं है, कोई झिझक नहीं है, बस पूर्ण निश्चितता। हेमा ने अनिश्चित रूप से सिर हिलाया। वह चिंतित है ना? नहीं। ईशा के होंठ एक हल्की मुस्कान में मुड़ गए। ये ठीक वही है जो मेरे दादा ने उसमें देखा था। ये वही है जो मुझे देखने की आवश्यकता थी। लेकिन सुश्री अग्रवाल, हुडा वर्षों से हमारे परिवार के साथ एक गठबंधन मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ईशा ने बीच में काट दिया, उसकी आवाज शांत थी। जयंत अपने अवांछित ध्यान के साथ विशेष रूप से दृढ़ रहा है। मैं उन्हें कुछ भी ऋणी नहीं हूं। हेमा बढ़ते हुए परेशान लग रही थी, लेकिन निश्चित रूप से हमें उन्हें शांत करने के लिए कुछ करना चाहिए। सत्येंद्र हुडा अपनी क्षमा के लिए नहीं जाने जाते हैं। सत्येंद्र हुडा कई प्रशंसनीय गुणों के लिए नहीं जाने जाते हैं, ईशा ने जवाब दिया, नीचे फैले हुए शहर को देखने के लिए अपने कार्यालय की खिड़की से बाहर देखने के लिए मुड़ते हुए। और मैं कभी भी सिर्फ इसलिए पुरुषों को शांत करने वाली नहीं रही हूं क्योंकि वे इसकी मांग करते हैं। ये युवा आदमी, हेमा ने मेरे रुके हुए वीडियो की ओर इशारा किया। वह उल्लेखनीय रूप से तेजी से विकसित हुआ है। वेरिडिया शहर में मजबूत मानसिकताओं वाले अधिकांश लोगों को बचपन से तैयार किया गया है या वर्षों के अनुभव के माध्यम से गढ़ा गया है। ईशा ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर गर्व की तरह कुछ चमक रहा था, जो उसके विकास को और भी प्रभावशाली बनाता है ना? इससे पहले कि हेमा जवाब दे पाती, कार्यालय का दरवाजा फट गया। एक सुरक्षा गार्ड अंदर लड़खड़ाया, घबराया हुआ लग रहा था। सुश्री अग्रवाल, मुझे खेद है, मैं उसे रोक नहीं सका। सत्येंद्र हुडा कार्यालय में कदम रखा, उसकी राजसी आकृति क्रोध को विकिरण कर रही थी। उसके चांदी धारीदार काले बाल उसके लक्षणों में स्पष्ट क्रोध के बावजूद बेदाग ढंग से स्टाइल किए गए थे। उसका महंगा सूट एक भी जुर्री नहीं था। ईशा, उसकी आवाज खतरनाक रूप से शांत थी। हमें बात करने की जरूरत है।
अब हेमा जल्दी से पीछे हट गई, अपने बॉस और उस राजसी आदमी के बीच देख रही थी जिसने अभी अभी उनकी जगह पर आक्रमण किया था। ईशा धीरे धीरे खिड़की से मुड़ गई, उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित थी। सत्येंद्र, मुझे याद नहीं है कि मैंने आज तुम्हारे साथ एक बैठक निर्धारित की थी। मेरा बेटा अस्पताल में है, सत्येंद्र ने गुर्राया। उसकी बांह स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त है, उसका जबड़ा फैला हुआ है। एक साधक के रूप में उसका करियर संभावित रूप से बर्बाद हो गया है। मैंने सुना है, ईशा ने ठंडे से जवाब दिया। एक सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना। सत्येंद्र की आंखें सक्रिय हो गईं। दुर्भाग्यपूर्ण? क्या तुम्हारे पास कहने के लिए बस इतना ही है? यह कोई नहीं, ये राहुल कुमार, वह आदमी जिसे तुम स्पष्ट रूप से रक्षा कर रही हो, ने मेरे बेटे पर हमला किया। और मैं जानना चाहता हूं कि क्यों। जो मैं समझती हूं उससे, ईशा ने अपनी टैबलेट को उठाते हुए और वीडियो के माध्यम से स्क्रॉल करते हुए कहा, तुम्हारा बेटा आक्रामक था। श्रीमान कुमार ने बस खुद का बचाव किया। बचाव? सत्येंद्र फुसफुसाया, उसका चेहरा लाल हो गया। उसने जयंत की बांह तोड़ दी, उसके जबड़े को बिखेर दिया। मेरे बेटे को महीनों के विशेषज्ञ उपचार की आवश्यकता होगी, और तब भी उसकी नाड़ियों को स्थायी क्षति हो सकती है। शायद जयंत को किसी को धमकी देने से पहले परिणामों पर विचार करना चाहिए था। ईशा की आवाज अपरिवर्तनीय रही, जो सत्येंद्र को और भी क्रोधित करती हुई प्रतीत होती थी। उसने अपने डेस्क पर अपनी मुट्ठी टकराई। मैं इसके लिए संतुष्टि की मांग करता हूं। अग्रवाल परिवार या तो इस राहुल कुमार के साथ सभी संबंधों को त्याग देगा, या मैं इसे हुडा परिवार के लिए एक सीधा अपमान मानूंगा। ईशा की आंखें चमक गईं, भावना का पहला संकेत जो उसने सत्येंद्र के आगमन के बाद से प्रदर्शित किया था। वह धीरे धीरे खड़ी हो गई, उसकी पतली फ्रेम किसी तरह सत्येंद्र की झुकती हुई उपस्थिति के बावजूद कमरे को आदेश देने में कामयाब रही। सत्येंद्र हुडा, उसने कहा, उसकी आवाज एक हिमनद स्वर में गिर गई जिसने हेमा की रीढ़ के नीचे ठंडक भेज दी। तुम्हें मुझ पर चिल्लाने का साहस किसने दिया? कार्यालय मृत्यु शांत हो गया, उनके बीच तनाव विद्युत था। सत्येंद्र का चेहरा लाल से बैंगनी हो गया, लेकिन ईशा की अटूट टकटकी में कुछ ने उसे भी झिझक दिया। मैंने आत्मा पोषण गोलियों को परिष्कृत करना समाप्त कर दिया और संतुष्टि के साथ उनकी जांच की। 10 सही नमूने, छोटे जैड हरे गोलियां जो एक बेहोश हर्बल खुशबू उत्सर्जित करते थे। जैसे ही मैंने उन्हें एक जैड कंटेनर में ध्यान से रखा, मेरी उंगलियों में आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ झुनझुनी हुई। अद्भुत कि इतने कम समय में कितना बदल गया था। बस हफ्तों पहले मैं कुछ इतना शक्तिशाली बनाने की कल्पना नहीं कर सकता था। मेरे जैड लटकन से विरासत में मिला ज्ञान मेरे दिमाग में प्रकट होता रहा, उन रहस्यों को प्रकट करता रहा जो पीढ़ियों से खो गए थे। मेरे दरवाजे पर एक खटखटाना ने मेरे विचारों को बाधित कर दिया। अंदर आओ, मैंने जैड कंटेनर को बंद करते हुए बुलाया। रोहन वर्मा ने प्रवेश किया। जैसे ही उसकी टकटकी मेरे काम पर गिर गई, प्रभावित लग रहा था। तुम व्यस्त रहे हो। ये आत्मा पोषण गोलियां आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषण को तेज करते हुए मानसिक दृढ़ता को मजबूत करती हैं, मैंने समझाया। किसी भी साधक के लिए मूल्यवान, विशेष रूप से सफलता के प्रयासों के दौरान। रोहन की आंखें चौड़ी हो गईं। वे वेरिडिया शहर के बाजारों में एक खगोलीय कीमत प्राप्त करेंगे। मुझे पता है, मैं मुस्कुराया। यही कारण है कि मैं उन्हें तुम्हें प्रदान करने के लिए तैयार हूं, एक कीमत के लिए, या उन पुराने जड़ी बूटियों के बदले में जिनका तुमने उल्लेख किया था कि तुम्हारे पास पहुंच है। रोहन ने कम सीटी बजाई। हो गया, मैं कल जड़ी बूटियों को भेज दूंगा। जैसे ही हमने हमारी व्यवस्था के विवरणों पर चर्चा की, एक और खटखटाना दरवाजे पर ध्वनित हुआ। इस बार एक मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने प्रभावशाली सफेद बालों के साथ प्रवेश किया। जब मैंने बाहर बुलाया, श्रीमान कुमार, आदमी ने औपचारिक रूप से झुका। मैं सत्येंद्र हुडा का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मेरे स्वामी आज शाम नदी मच्छी घर में एक दावत में तुम्हारी उपस्थिति का अनुरोध करते हैं। मैं तुरंत तनावग्रस्त हो गया। सत्येंद्र हुडा, जयंत का पिता? यह अच्छा नहीं हो सकता था। सफेद बालों वाले आदमी ने मेरे श्वास पैटर्न में मेरे सूक्ष्म परिवर्तन पर ध्यान दिया। उसकी आंखें थोड़ी सक्रिय हो गईं, नए हित के साथ मेरा मूल्यांकन कर रही थीं। तुम केंद्रित श्वास तकनीक से परिचित हो, उसने देखा। दिलचस्प। मैंने अपना चेहरा तटस्थ रखा। अपने स्वामी को बताओ कि मैं शामिल हूंगा। मुझे किस समय पहुंचना चाहिए? 8 बजे। औपचारिक पहनावा अपेक्षित है। उसने प्रस्थान करने से पहले फिर से झुका। रोहन ने मुझे एक चिंतित नजर दी। राहुल, सावधान रहना। सत्येंद्र हुडा अपनी क्षमा के लिए नहीं जाने जाते हैं। मुझे पता है। मैं आह भरी अपने वर्कबेंच पर लौट आया। लेकिन मैं हमेशा के लिए छिप नहीं सकता। रोहन के जाने के बाद मैंने एक विशेष गोली तैयार की, एक अस्थि मज्जा उत्पादन गोली जो टूटी हुई हड्डियों को ठीक करने में मदद कर सकती थी। यह एक शांति प्रस्ताव का बहुत कुछ नहीं था, लेकिन शायद ये हुडा परिवार के साथ और संघर्ष नहीं चाहने में मेरी ईमानदारी को दिखाएगा। नदी मच्छी घर अंबरनगर शहर में सबसे विशिष्ट रेस्तरां में से एक के रूप में खड़ा था। इसकी स्तूप शैली की वास्तुकला सुंदर लालटेन द्वारा प्रकाशित थी। मैंने अपनी टाई को सीधा किया, गोली बॉक्स को अपनी जेब में ठोंक दिया और सजावटी प्रवेश द्वार के माध्यम से चला गया। एक परिचारिका तुरंत पास आए। श्रीमान कुमार,
इस तरह कृपया। वह मुझे पीछे एक निजी भोजन कक्ष में ले गई। जब दरवाजा स्लाइड हो गया तो मैंने सत्येंद्र हुडा को एक बड़ी मेज के सिर पर बैठा देखा। सफेद बालों वाला आदमी कर्तव्यनिष्ठ रूप से उसके पीछे खड़ा था। सत्येंद्र ने ऊपर देखा, उसकी गहरी आंखें मुश्किल से निहित क्रोध से भरी हुई थीं। उसका चेहरा जयंत के साथ एक प्रभावशाली समानता रखता था, लेकिन वर्षों के क्रूर व्यावसायिक सौदों से कठोर हो गया था, स्वागत का कोई संकेत नहीं दिखाता था। तो तुम वह आदमी हो जिसने मेरे बेटे को अपंग कर दिया। उसकी आवाज भ्रामक रूप से शांत थी। मैंने थोड़ा झुका। श्रीमान हुडा, मैं एक स्पष्टीकरण और यह पेश करने के लिए आया था। मैंने अपनी जेब में गोली बॉक्स के लिए पहुंचा, लेकिन सत्येंद्र की आवाज हवा के माध्यम से कट गई। जैन, क्या मैंने तुम्हें हर समय मेरे बेटे की रक्षा करने के लिए निर्देश नहीं दिया था? सत्येंद्र ने अचानक मुझसे अपनी आंखें हटाए बिना सफेद बालों वाले आदमी को संबोधित किया। सफेद बालों वाला आदमी जैन दृश्यमान रूप से पीला पड़ गया। स्वामी, मैं तुम्हें जयंत के अभिभावक के रूप में सौंपा गया था, फिर भी तुम खड़े रहे जबकि इस कोई नहीं ने मेरे बेटे की बांह तोड़ दी। सत्येंद्र की आवाज भयानक रूप से शांत रही। तुम अपने सबसे बुनियादी कर्तव्य में विफल रहे। मैंने असुविधाजनक रूप से देखा क्योंकि जैन अपने घुटनों पर गिर गया। स्वामी, मुझे माफ कर दो। युवा स्वामी ने जोर दिया कि मैं पीछे रहूं और तुमने अपने प्राथमिक निर्देश के बजाय उसका पालन किया। सत्येंद्र ने अंत में अपने अधीनस्थ को देखा। ऐसी विफलताओं के लिए परिणाम है। जैन, आगे क्या हुआ? इतनी जल्दी हुआ कि मुझे प्रतिक्रिया करने का मुश्किल से समय मिला। सत्येंद्र का हाथ बाहर चला गया। जैन के घुटने पर एक बीमार खटखटाना के साथ मार रहा था। सफेद बालों वाला आदमी ढह गया। उसके होंठों से एक रुकी हुई चीख बच गई क्योंकि उसने अपने बिखरे हुए घुटने को पकड़ लिया। तुम क्या कर रहे हो? मैंने सहज रूप से आगे बढ़ते हुए मान की। वह इसके लायक नहीं है। सत्येंद्र ने ठंडे मनोरंजन के साथ मेरी ओर देखा। और तुम मेरे अधीनस्थ के भाग्य के बारे में क्यों परवाह करोगे? क्या तुम खुद को किसी तरह का नायक कल्पना करते हो, श्रीमान कुमार? मैंने उसे घूरा। जैन के लिए मेरी सहानुभूति किसी भी सावधानी को ओवरराइड कर रही थी। ये बर्बर है। वह तुम्हारे बेटे के आदेशों का पालन कर रहा था, जो ठीक ठीक उसकी विफलता है। सत्येंद्र ने अवहेलना से हिलाया। मेरे कर्मचारी मुझे जवाब देते हैं, एक लड़के की सनक को नहीं। मैं जैन के बगल में घुटने टेका, उसके घुटने की जांच कर रहा था। क्षति गंभीर थी। घुटने का पटेल पूरी तरह से बिखरा हुआ था। मेरे चिकित्सा ज्ञान के साथ मैं बता सकता था कि वह व्यापक उपचार के बिना फिर से ठीक से कभी नहीं चलेगा। उसे चिकित्सा ध्यान की आवश्यकता है, मैंने जोर दिया। सत्येंद्र हंस पड़ा, आवाज पूरी तरह से हास्य से रहित थी। जब मैं फैसला करूंगा कि उसने अपना सबक सीख लिया है तो उसे यह मिलेगा। अब हाथ में मामले के लिए तुम। मैं धीरे धीरे खड़ा हो गया। मेरे भीतर क्रोध बढ़ रहा था। मैं यहाँ तुम्हारे बेटे को चोट पहुंचाने के लिए माफी मांगने आया था, लेकिन मैं समझना शुरू कर रहा हूँ कि वह जिस तरह से व्यवहार करता है वह क्यों करता है। सत्येंद्र की आंखें खतरनाक रूप से सक्रिय हो गईं। खुद को देखो लड़के, तुम वेरिडिया शहर में सबसे शक्तिशाली पुरुषों में से एक से बात कर रहे हो। शक्ति तुम्हें लोगों के साथ डिस्पोजेबल उपकरणों की तरह व्यवहार करने का अधिकार नहीं देती है। मैंने जैन की ओर सिर हिलाया, जो अपने स्पष्ट दर्द के बावजूद शांतता बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। मेरे कक्षा में सब कुछ और हर कोई मेरे उद्देश्यों की सेवा करने के लिए मौजूद है, सत्येंद्र ने ठंडे से कहा। मेरे बेटे सहित, जिसे तुमने आसान मरम्मत से परे क्षतिग्रस्त कर दिया है। जयंत ने मुझ पर पहले हमला किया, मैंने जवाब दिया। उसने मुझे अपंग करने की धमकी दी, और इसके बजाय तुमने उसे अपंग कर दिया। सत्येंद्र आगे झुक गया। क्या तुम्हें कोई पता है कि तुमने क्या किया है? जयंत को हुडा परिवार के अगले प्रमुख के रूप में तैयार किया जा रहा था। उसकी साधना प्रगति अनुकरणीय थी जब तक कि तुमने उसकी नाड़ियों को उसकी बांह के साथ बिखेर नहीं दिया। मैंने गोली बॉक्स को बाहर निकाला, इसे मेज पर रखा। यह एक अस्थि मज्जा उत्पादन गोली है। यह हड्डी की क्षति को ठीक करने में मदद करेगा, हालांकि मैं ये वादा नहीं कर सकता कि यह पूरी तरह से नाड़ियों को बहाल कर देगा। सत्येंद्र ने घृणा के साथ गोली की ओर देखा। तुम सोचते हो कि यह सुधार करता है? मेरा बेटा कभी भी उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता है जो उसके जन्मसिद्ध अधिकार थे, क्योंकि तुम शायद उसे किसी को धमकी देने से पहले उस पर विचार करना चाहिए था जिसे वह अपने नीचे समझता था। मेरा धैर्य पतला हो रहा था। क्या तुम मुझसे बस इतना ही कहना चाहते थे, अपनी शक्ति प्रदर्शित के साथ मुझे धमकाने के लिए? सत्येंद्र का चेहरा काला हो गया। मैं देखना चाहता था कि किस तरह के आदमी में एक हुडा पर हमला करने का साहस था। अब मैं देखता हूँ, तुम कुछ भी विशेष नहीं हो, बस एक और उछाल जो कुछ साधना तकनीक पर ठोकर खाई है और खुद को अजेय समझता है। और तुम बस एक और तानाशाह हो जो मानता है कि धन और स्थिति तुम्हें बुनियादी मानवीय शालीनता से ऊपर रखती है। मैंने फिर से जैन की ओर देखा, जिसका चेहरा दर्द से पीला पड़ गया था। कम से कम मुझे उसकी मदद करने की अनुमति दो। तुम मुझ पर शालीनता पर व्याख्यान देने की हिम्मत करते हो? सत्येंद्र ने गुर्राया।
तुम, जिसने एक सार्वजनिक घटना में मेरे बेटे को विकृत किया। मेरा गुस्सा आखिरकार स्नैप हो गया। तुम्हारा बेटा जीवित है और ठीक हो जाएगा। अगर मैं उसे मारना चाहता तो वह मर चुका होता। मैंने संयम दिखाया। सत्येंद्र अचानक खड़ा हो गया, उससे आध्यात्मिक दबाव तरंगों में विकिरण कर रहा था जिसने हवा को भारी बना दिया। क्या वह एक धमकी है, श्रीमान कुमार? मैंने उसकी टकटकी को अटूट रूप से मिलाया। नहीं, यह एक तथ्य है। जयंत ने मुझ पर हमला किया और मैंने खुद का बचाव किया। अगर वह मुझ पर फिर से हमला करता है तो मैं फिर से खुद का बचाव करूंगा। तुम किसी के लिए उल्लेखनीय आत्मविश्वास के साथ बोलते हो जो इतना अनुभवहीन है। सत्येंद्र की आवाज एक खतरनाक फुसफुसाहट तक गिर गई। अनुभव सब कुछ नहीं है। मैंने उसके लहजे से मेल खाया, उसके दबाव का विरोध करने के लिए अपनी खुद की आध्यात्मिक ऊर्जा पर थोड़ा आरेखन किया। कभी कभी कच्ची प्रतिभा और सही प्रेरणा पर्याप्त होती है। सत्येंद्र ने नए हित के साथ मेरा अध्ययन किया। तुम एक बात के बारे में सही हो, मैं देखता हूं कि जयंत ने तुम्हारे साथ अपना गुस्सा क्यों खो दिया। तुम्हारे बारे में एक विशेष रूप से परेशान करने वाली गुणवत्ता है। मुझे वह पहले बताया गया है, मैंने ठंडे से जवाब दिया। उसके होंठ एक क्रूर मुस्कान में मुड़ गए। खैर, अपनी क्षणिक जीत का आनंद लो, श्रीमान कुमार। हुडा परिवार की एक लंबी स्मृति और असीमित संसाधन है। ये छोटी घटना अनुत्तरित नहीं जाएगी। मैंने पीछे हटने के बारे में सोचा, एक और माफी की पेशकश करने के बारे में, लेकिन मेरे भीतर कुछ इस आदमी की धमकी रणनीति को झुकने से इनकार कर दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि जयंत इतना घमंडी और अहंकारी है। तुम्हारे जैसे पिता के साथ यह आश्चर्यजनक नहीं है। मुझे तुम्हें ये बताने दो, उसकी बांह तोड़ना सिर्फ शुरुआत थी। अगर वह फिर से मुझे उकसाने की हिम्मत करता है तो अगली बार मैं उसकी जान ले लूंगा। मेरे विस्फोट के बाद रेस्तरां घातक रूप से शांत हो गया। सत्येंद्र का चेहरा क्रोध के साथ मुड़ गया। उसका आध्यात्मिक दबाव मुझ पर एक शारीरिक वजन की तरह दबा रहा था। तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करते हो? उसने मेज पर अपनी मुट्ठी टकराई, पॉलिश की गई लकड़ी को तोड़ते हुए। चूंकि तुम इतने साहसी हो गए हो तो चलो देखते हैं कि क्या तुम इसका समर्थन कर सकते हो। घुटने टेको और अपनी खुद की टांग तोड़ो, उसी तरह जिस तरह से मेरे बेटे की बांह तोड़ी गई थी। मैं सीधे उसके चेहरे पर हंस पड़ा। मैं तुम्हारे आज्ञाकारी कुत्तों में से एक नहीं हूं। मेरी टकटकी फर्श पर अभी भी घुटने टेके हुए सफेद बालों वाले आदमी की ओर भटक गई। उसका चेहरा व्यथा में विकृत था। उसकी शांत गरिमा के बारे में कुछ ने मुझे मारा। वह इस परिवार के प्रति वफादार रहा था और उन्होंने बिना किसी दूसरे विचार के उसे तोड़ दिया था। सत्येंद्र ने मेरी टकटकी का अनुसरण किया। तुम यमन पर दया करते हो। वह कुछ भी नहीं है, बस एक उपकरण जो अपने उद्देश्य में विफल रहा। उसने मेरी ओर एक लकड़ी की छड़ी को लात मारी। एक तरह का चलने का समर्थन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब अपनी टांग तोड़ो या मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा दुख शारीरिक दर्द से बहुत दूर तक फैला है। मैंने एक पल के लिए छड़ी को घूरा, फिर ठंडी आंखों से सत्येंद्र की ओर वापस देखा। बिना चेतावनी के मैंने छड़ी के एक छोर पर अपना पैर टकराया, उसे ऊपर की ओर लॉन्च किया। मैंने इसे मध्य हवा में पकड़ा और अपनी कलाई के एक सटीक झटके के साथ इसे एक भला की तरह उड़ते हुए भेजा। धड़ाम! छड़ी सत्येंद्र के सिर के बगल में दीवार में धंस गई। बल से कांप रही थी। उसके गाल पर खून की एक पतली रेखा दिखाई दी जहां टुकड़ा ने उसे चरा था। मैं तुमसे आदेश नहीं लेता, मैंने चुपचाप कहा। सत्येंद्र ने अपने चेहरे पर खून को छुआ। उसकी आंखें हत्यारे इरादे के साथ सक्रिय होने से पहले अविश्वास के साथ चौड़ी हो गईं। तुम एक मृत आदमी चल रहे हो। घुटने टेककर जीने से बेहतर है खड़े होकर मरना, मैंने जवाब दिया। सत्येंद्र की हंसी बदसूरत और क्रूर थी। ऐसे उच्च शब्द। लेकिन चलो देखते हैं कि जब मैं उन सभी को लक्ष्य करता हूं जिनकी तुम परवाह करते हो तो तुम कैसा महसूस करते हो। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त। मेरा कोई परिवार नहीं है, मैंने उसे बीच में काट दिया। कोई करीबी दोस्त नहीं, खोने के लिए कुछ भी नहीं। यही मुझे खतरनाक बनाता है। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। लेकिन तुम्हारे पास खोने के लिए सब कुछ है। पहली बार सत्येंद्र की आंखों में अनिश्चितता चमक गई। मैं सफेद बालों वाले आदमी की ओर मुड़ गया। तुम्हारा नाम क्या है? यमन गुप्ता, उसने भरे हुए दांतों के माध्यम से फुसफुसाया। यमन, तुमने हुडा परिवार की कितनी देर सेवा की है? 15 साल, वह प्रबंधित हुआ। सत्येंद्र ने उपहास किया। अपनी सांस बर्बाद मत करो। यमन अपनी जगह जानता है ना, कुत्ते? यमन की आंखें कुछ के साथ चमक गईं, शायद गरिमा की एक चिंगारी, लंबे समय से दबी हुई लेकिन बुझाई नहीं गई। मैंने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। तुम्हें रहने की आवश्यकता नहीं है। मेरे साथ आओ। वह कहीं नहीं जाता, सत्येंद्र ने गुर्राया। वह मेरा है। लोग लोगों के नहीं होते, मैंने कहा यमन से अपनी आंखें हटाए बिना। अपनी पसंद बनाओ, गरिमा या दास्ता। यमन ने मेरे फैले हुए हाथ को घूरा जैसे कि यह कुछ विदेशी वस्तु थी जिसे वह समझ नहीं सकता था। फिर कांपती हुई उंगलियों के साथ उसने ऊपर पहुंचा और इसे पकड़ लिया। मैं छोड़ देता हूं, उसने कहा। उसकी आवाज ताकत हासिल कर रही थी। मैं किसी आदमी का कुत्ता नहीं हूं।
सत्येंद्र के चेहरे पर क्रोध शानदार था। तुम इस पर पछतावा करोगे, तुम दोनों। मैंने एयमन को अपने पैरों पर उठने में मदद की, या बल्कि पैर उसके अच्छे पैर पर संतुलित होने पर उसके वजन का समर्थन करते हुए। अपनी धमकी मेल द्वारा भेजो, हम जा रहे हैं। जैसे ही हम दरवाजे की ओर मुड़े, सत्येंद्र ने एक आदेश भौंका। 2 गार्ड आगे बढ़े, हमारे रास्ते को रोकते हुए। एयमन नहीं जाता, सत्येंद्र ने कहा। वह हमारे परिवार के व्यवसाय के बारे में बहुत कुछ जानता है। एक गार्ड ने एयमन के लिए पहुंचा, लेकिन मैं तेज था। मैंने अपनी जेब से एक सिक्का झटका, आदमी के दबाव बिंदु को उसकी कलाई पर सर्जिकल सटीकता के साथ मारते हुए। उसकी बांह तुरंत शिथिल हो गई, उसका हथियार फर्श पर खड़खड़ाते हुए। उसे फिर से छूना, मैंने दूसरे गार्ड को चेतावनी दी, और तुम अपनी बांह के उपयोग से अधिक खोदोगे। गार्ड झिझक गया, निर्देशों के लिए सत्येंद्र की ओर देख रहा था। सत्येंद्र की आंखें नफरत के साथ जल गईं। जाओ, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है। मैंने एयमन का समर्थन किया क्योंकि हमने इस तरह से अपनी धीमी, दर्दनाक निकासी की। सत्येंद्र की टकटकी को हर कदम के साथ मेरी पीठ में छेदते हुए महसूस कर रहा था। रात की हवा निजी कमरे के दमघोंटू वातावरण के बाद शांत और साफ महसूस हुई। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, एयमन ने फुसफुसाया जैसे ही हम सड़क पर पहुंचे। तुम नहीं जानते कि वह क्या सक्षम है, न ही वह जानता है कि मैं क्या सक्षम हूं, मैंने जवाब दिया। क्या तुम मेरे जगह पर जा सकते हो? ये दूर नहीं है। एयमन ने भयानक रूप से सिर हिलाया, उसका चेहरा दर्द से पीला था। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि कोई भी इस तरह से इलाज करने के लायक नहीं है, और क्योंकि मुझे सहयोगियों की आवश्यकता है। हम अंधेरी सड़कों के माध्यम से अपना रास्ता बना लिया, धीरे धीरे लेकिन लगातार चलते रहे। जब हम मेरे निवास पर पहुंचे तब तक एयमन पूरी तरह से पसीना बहा रहा था, उसकी सांस खुरदरी थी। मैंने उसे मेरे सोफे पर उठने में मदद की। मुझे क्षति देखने दो। एयमन झिझक गया, फिर अपनी पैंट की टांगों पर खींच ली। दृश्य भयानक था, उसका घुटना स्पष्ट रूप से बिखरा हुआ था, त्वचा पहले से ही सूजी हुई और विकृत थी। ये पहली बार नहीं है जब ये टूटा है ना? मैंने पूछा, पुराने निशान तक को देखते हुए। एयमन ने सिर हिलाया। तीसरी बार, वही घुटना। ये पहले 2 बार ठीक से कभी ठीक नहीं हुआ। जब मैं कुछ तैयार करता हूं तो अपने बारे में बताओ, मैंने अपने वर्कबेंच पर चलते हुए कहा। जैसे ही मैंने सामग्री एकत्र की, एयमन हकलाते हुए बोला, मैं एक बार एक आशाजनक युवा साधक था। क्षमता थी, उन्होंने कहा। फिर मैंने युवा स्वामी जयंत को एक दोस्ताना मैच में हराने की गलती की जब हम किशोर थे। सत्येंद्र ने अपने बेटे को शर्मिंदा करने के लिए सजा के रूप में मेरा घुटना तोड़ दिया। वह कड़वाहट से हंस पड़ा। उसके बाद मुझे जयंत के अंगरक्षक के रूप में सौंपा गया एक लगातार अनुस्मारक कि जब तुम एक हुडा को आगे बढ़ाते हो तो क्या होता है। और दूसरी बार, मैं सत्येंद्र पर एक हत्या के प्रयास को रोकने में विफल रहा। हत्यारे को पकड़ा गया था, लेकिन इससे पहले कि उसने सत्येंद्र की बांह को घायल नहीं किया, तो सत्येंद्र ने फिर से मेरा घुटना तोड़ दिया। समरूपता, उसने इसे कहा। जैसे ही मेरे माध्यम से क्रोध उभरा, मेरे हाथ संक्षेप में शांत हो गए। फिर मैंने नए उद्देश्य के साथ सामग्री मिलाना जारी रखा, और अब तीसरी बार, मैंने चुपचाप कहा। एयमन ने सिर हिलाया। इस तरह के बिखरे हुए घुटने के साथ मेरी साधना खत्म हो गई है। अगर मैं बेत के बिना फिर से चल सकता हूं तो मैं भाग्यशाली हूं। मैं उसके पास गया जो मैंने पहले तैयार किया था। तुम्हारे लिए सौभाग्य से, मैं सिर्फ कोई साधक नहीं हूं, मैं एक चिकित्सक भी हूं। ये लो। उसने अस्थि मज्जा उत्पादन गोली को संदेह से देखा। यह क्या है? वही गोली जो मैं जयंत के लिए लाया था। ये हड्डी के पुनर्जनन को उत्तेजित करता है और उपचार को तेज करता है। एयमन ने एक घृणा के साथ गोली को निगल लिया। भले ही यह काम करता है, हड्डियां रातों रात ठीक नहीं होती हैं। वे मेरी मदद से करते हैं। मैंने अपनी हथेलियों को उसके घुटने पर रखा, अपने प्राण को सीधे बिखरी हुई हड्डी में चैनलिंग करते हुए। इससे दर्द होगा। उसने भयानक रूप से सिर हिलाया, खुद को तैयार करते हुए। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, मेरे हाथों के नीचे क्षतिग्रस्त हड्डी संरचना की कल्पना करते हुए। मेरा प्राण टूटे हुए टुकड़ों में बह गया, उन्हें एक साथ बुनाई के लिए प्रोत्साहित किया, अपने उचित आकार और कार्य को याद रखने के लिए। एयमन का पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया क्योंकि हड्डी के टुकड़े स्थानांतरित हो गए, एक प्रक्रिया में फिर से जुड़ गए जिसमें महीनों का समय लगना चाहिए था। लगभग 1 घंटे के बाद मैंने अपने हाथों को वापस लिया, थका हुआ लेकिन संतुष्ट। इसे स्थानांतरित करने की कोशिश करो। एयमन ने अविश्वास में मेरी ओर घूरा, फिर टेंटेटिव रूप से अपने घुटने को मोड़ दिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। कैसे? गोली उपचार को तेज करती है। मेरे प्राण ने प्रक्रिया को निर्देशित किया। मैं वापस बैठ गया, अपने माथे से पसीना पोंछते हुए। ये पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, तुम्हें कल एक और उपचार की आवश्यकता होगी, लेकिन तुम्हें चलने में सक्षम होना चाहिए। उसने अपने वजन का परीक्षण किया, सावधानीपूर्वक खड़ा हो गया। यह चमत्कारिक है। उसने नई आंखों से मेरी ओर देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि हुडा तुमसे डरते हैं। तुम्हारे पास अपने वर्षों से कहीं अधिक ज्ञान है।
मैंने कंधे उठाए। ज्ञान जिसका मैं उपयोग करने का इरादा रखता हूँ। किस उद्देश्य के लिए? मैंने सत्येंद्र के क्रूर चेहरे के बारे में सोचा, जयंत के अहंकार के बारे में, उस वर्षों के दुख के बारे में जो उन्होंने यमन जैसे लोगों पर डाला था। मेरी आवाज ठंडी हो गई। मैं हुडा परिवार को कुछ भी नहीं छोड़ने के लिए चाहता हूँ, मैंने घोषित किया। मेरा संकल्प कुछ अटूट में कठोर हो रहा था। और तुम मेरी मदद करने जा रहे हो। हुडा का क्रोध, प्रहस्त का अनुरोध और कच्चा प्रतिशोध। सुबह की शुरुआती रोशनी मेरे अपार्टमेंट की खिड़कियों से छनकर आ रही थी जब एयमन और मैं अपनी छोटी रसोई की मेज पर बैठे थे। नींद हम दोनों से दूर थी, हमारा मन योजनाओं और संभावनाओं से बहुत अधिक व्यस्त था। हुडा का मुख्य व्यवसाय स्वास्थ्य उत्पाद है, एयमन ने समझाया, मैंने जो चाय बनाई थी उसे चुनते हुए। पूरक, हर्बल उपचार, विशेषज्ञ उपचार सभी अमीर लोगों के लिए हैं जो उम्र बढ़ने और बीमारी से डरते हैं। मैं मुस्कुराने में मदद नहीं कर सका। स्वास्थ्य उत्पाद, वह उनका साम्राज्य है, उन्हें कम मत आंकना, एयमन ने चेतावनी दी। उन्होंने बाजार पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अंबरनगर शहर में हर प्रमुख फार्मेसी श्रृंखला विशेष रूप से उनके उत्पादों को स्टॉक करती है। लेकिन क्या उनके उत्पाद वास्तव में प्रभावी हैं? मैंने पूछा, पहले से ही एक अवसर देखते हुए। एयमन की अभिव्यक्ति ने मुझे सब कुछ बताया। आंशिक रूप से, बस अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए पर्याप्त है, वास्तव में ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वे दवा से अधिक विपणन पर भरोसा करते हैं। मेरी उंगलियां सोचते हुए मेज पर थपथपाया। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे मैं बाधित कर सकता हूं। अपने चिकित्सा ज्ञान के साथ तुम उनके उत्पादों से कहीं अधिक बेहतर बना सकते हो। एयमन सहमत हुआ। उसकी आंखें मुझे ध्यान से देखती थीं। लेकिन तुम्हें समर्थकों, संबंधों की आवश्यकता होगी। अग्रवाल परिवार, नहीं, मैंने उसे दृढ़ता से बीच में काटा। मैं ईशा या अग्रवालों पर निर्भर नहीं रहूंगा। क्या मैं पूछ सकता हूं क्यों? एयमन वास्तव में उत्सुक लग रहा था। उनका समर्थन चीजों को काफी आसान बना देगा। मैं खड़ा हो गया और खिड़की पर चला गया, ये देखते हुए कि शहर धीरे धीरे कैसे जाग रहा था। जब मैं जैन परिवार के साथ था तो मेरा अपना कोई दर्जा नहीं था। मेरे पास जो कुछ भी था या मैंने सोचा था कि मेरे पास था, वह उनके साथ मेरे संबंध के माध्यम से आया था। और जब उन्होंने फैसला किया कि मैं बेकार था, उद्धरण चिन्ह, मैंने पीछा छोड़ दिया। यादें अभी भी कड़वी थीं। मैं फिर से वह गलती नहीं करूंगा। मैं जो कुछ भी बनाता हूं वह मेरा होना चाहिए। एयमन ने धीरे धीरे सिर हिलाया। मैं समझता हूं, स्वतंत्रता मूल्यवान है। तुम मुझे युद्धकला विशेषज्ञों के विभिन्न स्तरों के बारे में क्या बता सकते हो? मैंने विषय को बदलते हुए पूछा। तुमने उल्लेख किया कि तुम एक बार एक साधक थे। एयमन की अभिव्यक्ति चमक गई। अंबरनगर शहर में अधिकांश लोग बाहरी शक्ति के स्तर पर हैं, अपने शरीर को बढ़ाने के लिए शारीरिक प्रशिक्षण का उपयोग करते हैं। तुम्हारी तरह के अंतरिक्ष शक्ति अभ्यासी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए नाड़ियों के माध्यम से प्राण को चैनल कर सकते हैं। और उससे परे, दक्षिण पूर्व गुट अंतरिक्ष शक्ति के 9 स्तरों को पहचानता है, एयमन ने समझाया। प्रत्येक स्तर पिछले से एक मात्रा छलांग है। सत्येंद्र तीसरे स्तर पर है, जो उसे इस शहर में दुर्जय बनाता है। वह रुक गया, मुझे देखते हुए। तुम असामान्य हो, तुम्हारी तकनीक अलग लगती है, प्राचीन भी। मैंने सिर हिलाया, इस जानकारी को पचाते हुए। युद्धकला की दुनिया जितना मैंने महसूस किया था उससे बड़ी थी। अगर सत्येंद्र सिर्फ तीसरे स्तर पर था और इस शहर में ऐसी शक्ति का आदेश देता था, तो मुझे मजबूत होने की आवश्यकता थी। बहुत मजबूत। आराम करो, मैंने एयमन से कहा, उसे सोफे में मदद करते हुए। कल व्यस्त रहेगा। अगली दोपहर मेरा फोन संदेशों के साथ लगातार गूंज रहा था। स्थानीय व्यवसाय मालिक बैठकें रद्द कर रहे थे। आपूर्तिकर्ता समझौतों से पीछे हट रहे थे। यहां तक कि मेरे मकान मालिक ने मेरी पट्टे पर पुनर्विचार के बारे में एक कठोर संदेश भेजा। हुडा जल्दी से चलते हैं, एयमन ने भयानक रूप से देखते हुए अवलोकन किया, मुझे अधिसूचनाओं के माध्यम से स्क्रॉल करते हुए देखते हुए। मैंने उसे एक समाचार चेतावनी दिखाई जो अभी अभी सामने आई थी। हुडा परिवार ने स्थानीय मुसीबत खड़ा करने वाले के खिलाफ सार्वजनिक बयान जारी किया। लेख में विस्तार से बताया गया कि कैसे हुडा परिवार ने घोषित किया था कि राहुल कुमार के साथ व्यवसाय करने वाले किसी भी व्यक्ति को उनके परिवार का दुश्मन माना जाएगा। उनके प्रभाव को देखते हुए स्थानीय व्यवसाय तेजी से खुद को हुडाओं के साथ संरेखित कर रहे थे। वे तुम्हें अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं, एयमन ने कहा। संसाधनों से तुम्हें काट दिया। उन्हें कोशिश करने दो, मैंने जवाब दिया, अपना फोन दूर रखते हुए। मैं पहले भी अकेला रहा हूं। शाम आए अपने साथ एक आश्चर्यजनक कॉल ला रही थी। मैंने नंबर को पहचाना नहीं। राहुल कुमार। जब मैंने जवाब दिया तो एक झिझक वाला पुरुष आवाज ने पूछा। बोल रहा हूं, ये दामियन प्रहस्त है। हम कभी नहीं मिले हैं, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। यह मेरे पिता के बारे में है। मैंने भौहें चढ़ाई, नाम को नहीं पहचानते हुए। तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? अस्पताल में किसी से जिसने देखा कि तुमने जयंत हुडा के लिए क्या किया, दामियन ने जवाब दिया। कृपया, मेरे पिता बुरी हालत में हैं। डॉक्टर उनकी मदद नहीं कर सकते हैं।
मैंने मना करने पर विचार किया। मेरे पास हर घंटे बढ़ती हुई अपनी खुद की समस्याएं थीं, लेकिन उसकी हताश आवाज में कुछ ने मुझे हिला दिया। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें उठा सकता हूँ, उसने जल्दी से कहा। मैं 20 मिनट में वहां रहूंगा। अपने शब्दों के लिए सही। एक मामूली सेडान मेरे भवन के बाहर खींच गई। चालक मेरी उम्र के आसपास एक युवा व्यक्ति था जिसके आंखों के नीचे काले शकल थे और झुर्रीदार कपड़े थे। हमें देखने के लिए सहमत होने के लिए धन्यवाद, दामियन ने कहा जैसे ही मैं यात्री सीट में खिसक गया। मेरा परिवार प्रहस्त, हम मुसीबत में हैं। किस तरह की मुसीबत? मैंने पूछा जैसे ही उसने कर्ब से दूर खींचा। हुडा तरह की, उसने भयानक रूप से जवाब दिया। मेरे पिता ने हुडा संबद्ध फार्मेसियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले स्टोरों से हमारे उत्पादों को खींचने से इनकार कर दिया। अब वे हमें कुचल रहे हैं। मेरे पिता 3 दिन पहले गिर गए, तनाव, डॉक्टर कहते हैं, लेकिन वह सुधार नहीं कर रहे हैं। मैंने सिर हिलाया, हुडा की रणनीति को बहुत अच्छी तरह से समझते हुए। और तुम सोचते हो कि मैं मदद कर सकता हूँ? मैंने सुना है कि तुम दवा के साथ एक चमत्कार कर्मी हो, दामियन ने कहा, उसकी आवाज में आशा स्पष्ट थी। और तुम हुडाओं से नहीं डरते हो? जैसे ही हम मेरे समुदाय के निकास के पास पहुंचे, एक चिकनी काली कार हमारे सामने झुक गई, हमारे रास्ते को रोकते हुए। दामियन ने ब्रेक पर धमाका किया। अरे नहीं, उसने बुदबुदाया, वह गिदोन सिंह की कार है। चालक की खिड़की नीचे लुढ़क गई, गिदोन के मुस्कुराते हुए चेहरे को प्रकट करते हुए। खैर, अगर ये दामियन प्रहस्त नहीं है, तो जल्द ही एक विफल कंपनी का दिवालिया उत्तराधिकारी होगा। सुना है कि तुम्हारे पिता एक पैर कब्र में हैं। स्टीयरिंग व्हील पर दामियन के नकल सफेद हो गए। अपनी कार को हटो, गिदोन। मैंने सुना है कि श्रीमान हुडा ने अगले महीने के व्यापार संघ रात के खाने के लिए अतिथि सूची से व्यक्तिगत रूप से तुम्हारा नाम मारा। गिदोन ने अनुरोध को अनदेखा करते हुए जारी रखा। तुम्हारा परिवार इस शहर में खत्म हो गया है। मैंने दामियन के चेहरे को थोड़ा सा झुकते हुए देखा, गिदोन के शब्दों की सच्चाई की पुष्टि करते हुए। फिर गिदोन ने मुझे देखा। और देखो कि तुम अब किसके साथ जुड़ रहे हो। प्रसिद्ध राहुल कुमार। उसकी आवाज व्यंग्य के साथ टपक रही थी। एक ही तरह के पक्षी, मुझे लगता है तुम दोनों गटर के लिए नियुक्त हो। मेरे पास पर्याप्त था। एक शब्द के बिना मैंने अपना दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। गिदोन की आंखें क्षणिक रूप से चौड़ी हो गईं, इससे पहले कि उसकी अभिमान वाली अभिव्यक्ति लौट आए। उसने जल्दी से अपनी खिड़की को ऊपर लुढ़का दिया और अपने दरवाजे बंद कर दिए। क्या गलत है, गिदोन? मैंने बाहर बुलाया, मेरी आवाज शांत सड़क में स्पष्ट रूप से ले जा रही थी। अचानक इतना बातूनी नहीं। अपने अपार्टमेंट में वापस जाओ, हारे हुए। गिदोन की दबी हुई आवाज कांच के माध्यम से आई। इससे पहले कि मैं तुम्हें कुचल दूं। मैं शांति से उसकी विलासिता वाहन के पास पहुंचा। खिड़की के माध्यम से मैं डर को उसके अहंकार को बदलना शुरू होते हुए देख सकता था। तुम जानते हो, मैंने बातचीत से कहा, मैंने तुम्हारे और जयंत जैसे पुरुषों के बारे में कुछ देखा है। जब तुम्हारे पास सुरक्षा होती है तो तुम सभी बहुत बहादुर होते हो। गिदोन ने अपनी इंजन को धमकाते हुए रेव किया। अंतिम चेतावनी, कुमार। मैंने अपना हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखा। गिदोन हंस पड़ा, आवाज थोड़ी उन्मादी थी। ये बंद है, मूर्ख। मैं तब मुस्कुराया, एक सुखद मुस्कान नहीं, लेकिन एक जिसने परिणामों का वादा किया। क्या ये है? एक तेज, शक्तिशाली गति के साथ मैंने दरवाजे को पकड़ा और खींचा। धातु ने विरोध में चीख मारी क्योंकि दरवाजा अपने कब्जों से पूरी तरह से फट गया। मैंने इसे एक हाथ में आराम से रखा, जैसे कि इसका वजन कुछ भी नहीं था। गिदोन का चेहरा राख सफेद हो गया। सड़क शांत हो गई सिवाय कार के दरवाजे के सज्जन खटखटाने के रूप में। मैंने इसे फर्श पर नीचे रखा। तुम क्या कह रहे थे? मैंने धीरे से पूछा। गिदोन सिंह ने मुझे घूरा, उसका चेहरा सदमे में जमा हुआ था क्योंकि मैं उसकी अब दरवाजे रहित विलासिता कार में झुक गया था। ध्यान से सुनो, मैंने कहा, मेरी आवाज भ्रामक रूप से शांत थी। मेरे पास तुम्हारे बचकाने खेलों के लिए समय नहीं है। अपनी कार को अब हटाओ या मैं तुम्हारे लिए इसे हटा दूंगा। जब उसने जवाब नहीं दिया, अभी भी अपने बर्बाद हुए दरवाजे पर फर्श पर पड़े हुए घूमते हुए, मैंने आह भरी और अंदर पहुंच गया। मैंने जो थप्पड़ दिया वह सटीक था, बस गंभीर चोट का कारण बनने के बिना एक निशान छोड़ने के लिए पर्याप्त कठिन। गिदोन का हाथ उसके लाल होते हुए गाल पर उड़ गया। तुम, वह फुसफुसाया। ये तुम्हारी एकमात्र चेतावनी है, मैंने कहा। अगली बार मैं इतना सौम्य नहीं रहूंगा। अंत में अपनी इंद्रियों को ढूंढते हुए गिदोन ने अपने गियर शिफ्ट के साथ फंबल किया और अपनी कार को आगे झटका दिया, टायर चीखते हुए क्योंकि वह दूर चला गया। मैं दामियन को विंडशील्ड के माध्यम से मेरी ओर घूरते हुए देखने के लिए मुड़ गया, उसका मुंह खुला हुआ था। मैं वापस चला गया और यात्री सीट में खिसक गया। हमें जाना चाहिए, तुम्हारे पिता को मदद की जरूरत है। दामियन ने कार शुरू करने से पहले बार बार पलकें झपकाईं। वह, तुम कैसे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा, उसे बीच में काटते हुए। मुझे तुम्हारे पिता की स्थिति के बारे में और बताओ। जैसे ही हम अंबरनगर शहर की घुमावदार सड़कों के माध्यम से चले गए, दामियन ने समझाया कि उसके पिता, अरिजीत प्रहस्त, हफ्तों से खराब हो रहे थे।
जो थकान के रूप में शुरू हुआ था वह कमजोरी, रात के पसीने और एक अस्पष्टनीय ठंडक तक बढ़ गया था जिसे कोई भी मात्रा में हीटिंग ठीक नहीं कर सकता था। डॉक्टरों को कुछ भी नहीं मिला, दामियन ने कहा, उसकी आवाज में हताशा स्पष्ट थी। सही रक्त कार्य, साफ स्कैन। वे इसे तनाव प्रेरित कह रहे हैं, लेकिन मैंने अपने पिता को पहले भी व्यापार संकटों को संभालते हुए देखा है। यह अलग है। मैंने सिर हिलाया, जानकारी को अवशोषित करते हुए। ये कब शुरू हुआ? लगभग 1 महीने पहले, ठीक बाद जब हमने हमारे घर के पूर्वी पंथ का नवीकरण किया। उस विवरण ने मेरा ध्यान खींचा। नवीकरण? किस तरह का? कुछ भी बड़ा नहीं, बस कुछ पुराने कमरों को आधुनिक बनाना, प्राचीन फिक्सचर को बदलना। क्यों? मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। प्राचीन चिकित्सा में कुछ सिद्धांत थे जिन्हें आधुनिक विज्ञान ने खारिज कर दिया था। ऊर्जाओं का प्रवाह, तत्वों का संतुलन, स्थिति का महत्व। मेरे पिता के ज्ञान में इन विषयों पर व्यापक जानकारी शामिल थी, जानकारी जो उस भाग्यशाली रात को मेरे दिमाग में डाउनलोड की गई थी। बस उत्सुक, मैंने जवाब दिया। प्रहस्त संपत्ति प्रभावशाली थी, अग्रवाल जागीर जितनी शानदार नहीं थी लेकिन फिर भी पर्याप्त थी। रखरखाव वाले बगीचों और एक गोलाकार ड्राइववे के साथ एक फैला हुआ 2 मंजिला घर, इसने पुराने पैसे और स्थापित शक्ति की बात की। फिर भी जिस पल मैं कार से बाहर निकला, मैंने इसे महसूस किया, एक हड्डी गहरी ठंडक जिसका तापमान से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ कुछ गलत था, भयानक रूप से गलत। क्या तुम वह महसूस करते हो? मैंने दामियन से पूछा, जो मुझे सामने के प्रवेश द्वार की ओर ले जा रहा था। क्या महसूस करना है? मैंने भौहें चढ़ाई। ठंड, यह अनैच्छिक है। दामियन उलझन में लग रहा था। पूरा घर हाल ही में एक आइस बॉक्स की तरह रहा है। हमारे पास यहाँ 3 बार हीटिंग विशेषज्ञ रहे हैं, लेकिन वे सिस्टम के साथ कोई समस्या नहीं पा सकते हैं। अंदर, घर खूबसूरती से सुसज्जित था लेकिन अनूठी उपेक्षा का एक अनूठा वातावरण था। शारीरिक उपेक्षा नहीं, सब कुछ बेदाग था, लेकिन एक आध्यात्मिक खालीपन, जैसे कि घर की बहुत आत्मा घायल हो गई थी। दामियन मुझे एक बैठने के कमरे में ले गया जहां 2 आदमी इंतजार कर रहे थे। एक बूढ़ा, जिसे मैंने अरिजीत प्रहस्त माना, कमरे के नोटिस करने योग्य अतिताप के बावजूद कंबलों में लिपटा बैठा था। उसका चेहरा पतला था, उसकी आंखें धंसी हुई थीं, उसकी त्वचा एक लगभग धूसर रंग के साथ पीली थी। दूसरा आदमी मध्यम आयु वर्ग का था, पारंपरिक चीनी पहनावे में पहना हुआ था, एक पतली दाढ़ी और गन्ना वाली आंखों के साथ। उसने स्पष्ट असंतोष के साथ मेरा मूल्यांकन किया। पिताजी, दामियन ने कहा, ये राहुल कुमार है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अरिजीत प्रहस्त के पास मुश्किल से सिर हिलाने की ताकत थी। आने के लिए धन्यवाद, श्रीमान कुमार, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर सकते हो जो विशेषज्ञों ने पहले ही कोशिश नहीं की है। और ये, दामियन ने दूसरे आदमी की ओर इशारा करते हुए जारी रखा, श्रीमान नोमान है, एक वास्तुकला मास्टर जिससे हमने परामर्श किया। श्रीमान नोमान ने मुझे एक तंग मुस्कान दी। मैंने पहले ही समस्या का निदान कर दिया है। नवीकरण के दौरान, उन्होंने एक मौर्य वंश का गुलदस्ता तोड़ दिया था जिसने इस घर को पीढ़ियों से रक्षा की थी। इसे एक महत्वपूर्ण ऊर्जा जंक्शन पर स्थित किया गया था। इसके बिना, नकारात्मक प्राण अंदर आ रहा है। मैं धीरे धीरे कमरे के चारों ओर चला गया, श्रीमान नोमान की व्याख्या को अनदेखा करते हुए। यहाँ ठंडी सनसनी मजबूत थी, लगभग स्पष्ट। ये सिर्फ तापमान नहीं था, ये कुछ शिकारी था, कुछ खिला रहा था। ये गुलदस्ता नहीं है, मैंने चुपचाप कहा। श्रीमान नोमान का चेहरा लाल हो गया। मुझे माफ करें, मैं प्राचीन कलाओं का अभ्यास 30 वर्षों से कर रहा हूँ, युवा आदमी। ये परिवार एक गंभीर वास्तुकला असंतुलन से पीड़ित है जो, ये गुलदस्ता नहीं है, मैंने अधिक दृढ़ता से दोहराया। वह एक लक्षण का इलाज कर रहा है, कारण का नहीं। अरिजीत अपनी कुर्सी में बदल गया, उसकी पानी वाली आंखें मुझे देखती थीं। तुम्हें इतना निश्चित क्या बनाता है, श्रीमान कुमार? मैं उसके पास पहुंचा, उसके चेहरे की अधिक बारीकी से जांच करने के लिए घुटने टेकते हुए। चमकीले कमरे के बावजूद उसकी पुतलियां फैली हुई थीं। उसकी सांस उथली थी। सबसे अधिक बताने वाला उसके बाएं हाथ में एक मुश्किल से समझने योग्य कंपन था, उम्र या बीमारी का कंपन नहीं, लेकिन कुछ लयबद्ध, लगभग जैसे कि यह एक बाहरी नाड़ी के लिए प्रतिक्रिया कर रहा था। क्या मैं बगीचे को देख सकता हूँ? मैंने अचानक पूछा। दामियन उलझन में लग रहा था लेकिन सिर हिलाया। बेशक। हम घर के माध्यम से चले गए। ठंडक तेज हो रही थी क्योंकि हम संपत्ति के पीछे पहुंचे। बगीचा सुंदर था, पत्थर के रास्ते ध्यान से रख रखाव वाले फूलों के बिस्तरों के माध्यम से घुमावदार, कोई मछली के साथ एक छोटा सजावटी तालाब और कई प्राचीन पेड़ छाया प्रदान करते थे। श्रीमान नोमान ने अनुसरण किया, स्पष्ट रूप से परेशान। श्रीमान प्रहस्त ने पहले ही एक पर्याप्त परामर्श शुल्क का भुगतान कर दिया है। मेरी सिफारिश स्पष्ट है, उन्हें विशिष्ट गुणों के साथ एक प्रतिस्थापन गुलदस्ता कमीशन करने की आवश्यकता है। ये यहाँ है, मैंने अचानक अवरुद्ध करते हुए आंगन के केंद्र में रुकते हुए कहा। कुछ हमारे नीचे दफन था। मैं इसे महसूस कर सकता था, एक दुर्भावनापूर्ण उपस्थिति, नवीकरण के दौरान कुछ परेशान, कुछ जागृत। यहाँ क्या है? अरिजीत ने कमजोर रूप से पूछा, अपनी स्थिति के बावजूद हमारा अनुसरण करते हुए।
मैं उनका सामना करने के लिए मुड़ गया। श्रीमान प्रहस्त, मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं जानते हो और मैं जो कहने वाला हूँ वह अजीब लगेगा, लेकिन तुम्हारे घर के नीचे कुछ है जो वहां नहीं होना चाहिए। श्रीमान नोमान ने उपहास किया। ये बेतुका है। इस घर में समस्याएं टूटे हुए कलाकृति से ऊर्जा प्रवाह बाधा से पूरी तरह से संबंधित हैं। यहाँ तक कि एक शौकिया भी समझेगा। शांत, अरिजीत ने आश्चर्यजनक शक्ति के साथ आदेश दिया। उसकी आंखें मेरी ओर बंद थीं। जारी रखो श्रीमान कुमार। मैंने एक पुराने चेरी के पेड़ के पास एक जगह की ओर इशारा किया। तुम्हें वहां खुदाई करने की आवश्यकता है। खुदाई? दामियन ने अविश्वास में दोहराया। हम क्यों करेंगे? क्योंकि तुम्हारे नवीकरण के दौरान कुछ परेशान हुआ था, मैंने समझाया। टूटा नहीं, लेकिन जागृत। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। यह तुम्हारे पिता की ऊर्जा पर खिला रहा है। अरिजीत ने मुझे ध्यान से देखा। तुम किसी के लिए उल्लेखनीय आत्मविश्वास के साथ बोलते हो जो अभी अभी आया है। तुम्हें ये चीजें कैसे पता हैं? मैंने उसकी टकटकी को सीधे मिलाया। मैं तांत्रिक विद्या को जानता हूँ श्रीमान प्रहस्त। वास्तुकला नहीं, कुछ बहुत पुराना। श्रीमान नोमान हमारे बीच कदम रखा। यह अतर्कसंगत है श्रीमान प्रहस्त। मैं इस ठग को आधारहीन दावों के साथ स्थापित अभ्यास की सदियों को कमजोर करते हुए खड़ा नहीं हो सकता हूँ। अरिजीत का ध्यान मुझ पर स्थिर रहा। तुम ठीक ठीक मानते हो कि वहां नीचे क्या है श्रीमान कुमार? मैंने सिर हिलाया। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन मुझे पता है कि यह तुम्हारी बीमारी का स्रोत है, और मुझे पता है कि यह मजबूत हो रहा है। बगीचे पर एक भारी खामोशी गिर गई। यहाँ तक कि पक्षी भी शांत हो गए थे। तालाब में कोई उस जगह से जहां मैंने संकेत दिया था, जितना संभव हो उतना दूर दूर के अंत में एकत्र हो गए थे। पिताजी, तुम गंभीरता से इस पर विचार नहीं कर सकते हो, दामियन ने अनिश्चित रूप से कहा। अरिजीत ने अपने कंधों के चारों ओर अपने कंबल को तंग लपेटा। तुम हमें क्या करना चाहते हो? खुदाई? मैंने बस कहा, फिर से चेरी के पेड़ के पास जगह की ओर इशारा करते हुए। बस खुदाई करो जब तक कि तुम्हें कुछ नहीं मिलता। श्रीमान नोमान ने अपने हाथ ऊपर फेंक दिए। ये बेतुका है। मैं इस तमाशे का हिस्सा नहीं बनूंगा। वह घर की ओर तूफान से चला गया। अरिजीत प्रहस्त ने उसे जाते हुए देखा, फिर मेरी ओर वापस मुड़ गया। एक लंबे पल के लिए उसने कुछ भी नहीं कहा, बस मेरे चेहरे का अध्ययन किया जैसे कि धोखा की तलाश में। आखिरकार उसने सिर हिलाया। दामियन, उसने चुपचाप कहा, ग्राउंड्सकीपर को बुलाओ। उसे फावड़े लाने के लिए कहो। ठीक यही, मैंने अपने पैर को चेरी के पेड़ के नीचे जमीन पर थपथपाते हुए कहा। खुदाई को ठीक यही शुरू करने की जरूरत है। ग्राउंड्सकीपर ने झिझकते हुए अपनी फावड़ा को वहां स्थित करने से पहले दामियन के साथ एक संशयपूर्ण नजर का आदान प्रदान किया जहां मैंने संकेत दिया था। दो अन्य श्रमिक पास में खड़े थे, हाथों में औजार, स्पष्ट रूप से असामान्य अनुरोध से उलझन में थे। श्रीमान कुमार, दामियन ने कहा, उसकी आवाज तनावग्रस्त थी, मुझे आशा है कि तुम समझते हो कि तुम क्या पूछ रहे हो। ये बगीचा पीढ़ियों से हमारे परिवार में रहा है। मैंने सिर हिलाया लेकिन लड़खड़ाया नहीं। मैं समझता हूँ, लेकिन जो यहाँ दफन है वह धीरे धीरे तुम्हारे पिता को मार रहा है। इस पर मुझ पर भरोसा करो। हमारे पीछे से आने वाले कदमों की आवाज आई। श्रीमान नोमान लौट आए थे। उनका चेहरा पेशेवर आक्रोश का एक मुखौटा था। श्रीमान प्रहस्त, उन्होंने अरिजीत को बाहर बुलाया, जो कंबलों में लिपटे एक बगीचे की कुर्सी में बैठे थे। इससे पहले कि तुम इस बाधा को आगे बढ़ने दो, मैं एक अंतिम चेतावनी देने के लिए बाध्य महसूस करता हूँ। उचित अनुष्ठान तैयारी के बिना यहाँ धरती को परेशान करना किसी भी मौजूदा असंतुलन को खराब कर सकता है। अरिजीत का खराब चेहरा वास्तुकला मास्टर की ओर मुड़ गया। और फिर भी तुम हफ्तों से मेरा इलाज कर रहे हो जिसमें कोई सुधार नहीं हुआ। इन चीजों में समय लगता है।